सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, यानी पाचन तंत्र के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। वैसे तो हम देखते हैं सीधा कि श्वसन क्या है। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका ही आदान प्रदान यानी बाहर निकालना और अंदर ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, यही क्रिया क्या होती है, श्वसन होती है। लेकिन हम देखते हैं कि श्वसन किस प्रकार होता है और कौन सी क्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती है। तो श्वसन किस तंत्र के द्वारा में आता है, श्वसन तंत्र में आता है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। तो भोजन अब क्या होता है कि श्वसन है वो सीधा यही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली और ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण की। तो इस शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं इसका क्या होता है, अब हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, यानी भोजन है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भोजन का, ऑक्सीकरण। यानी भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से शरीर के अंदर ऑक्सीजन ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यही सिस्टम पूरा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन के अंदर क्या होता है कि भोजन के साथ क्या होगा, इसकी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और फिर ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और क्या प्लस में क्या बनती है, ऊर्जा तो मिलती है एटीपी के रूप में और साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊर्जा तो हमारे शरीर में कार्य करने के लिए उसको काम में ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार यह श्वसन की क्रिया होती है। तो अब देखते हैं कि ये श्वसन की क्रिया है, पूरी ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो श्वसन की जो क्रिया है वो श्वसन तंत्र के अंदर आती है। श्वसन तंत्र है उसको कितने भागों में बांटते हैं, हम 3 भागों में बांटते हैं श्वसन तंत्र को। अब श्वसन तंत्र को 3 भाग है, वो कौन कौन से है, कैसे उसको विभाजित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो श्वसन है, मानव का श्वसन तंत्र है उसको 3 भाग, पहला है जो ऊपरी श्वसन तंत्र है, दूसरा कौन सा है, निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा इसका जो पार्ट माना जाता है वो है श्वसन मांसपेशियां। अब हम देखते हैं कि जो ऊपरी श्वसन तंत्र है उसके अंदर शामिल किया जाता है नासिका को, जो नाक के द्वारा हम श्वास ग्रहण करते हैं, या फिर द्वितीय श्वसन अंग के रूप में मुख को, ग्रसनी, और कौन सा आता है इसमें, स्वर यंत्र, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं। अब जो निचला श्वसन तंत्र है इसमें आता है श्वसनिका, फेफड़े, और जो श्वास नली है उसको सम्मिलित किया जाता है अब जो तीसरा जो भाग है वो है श्वसन मांसपेशी। श्वसन मांसपेशी में कौन सा आता है, डायफ्रेम, और क्या आती है, पंसलिया। अब हम देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार हमारा श्वसन तंत्र होता है। पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद में आगे अध्ययन करेंगे पूरा विस्तार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे श्वसन तंत्र में कौन सा अंग आता है। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले सम्मिलित किया जाता है नाक को, नासिका को सम्मिलित किया जाता है। और नासिका है हम देखते हैं कि एक जोड़ी के रूप में होती है, यानी 2 है उसके पार्ट, जोड़ी के रूप में तो कितने हैं, 2। अब ये उसको क्या बोला जाता है, नासाद्वार, यानी 2 नासाद्वार होते हैं और उसको एक जोड़ी के रूप में ये होता है नासिका। इसके द्वारा हम श्वास ग्रहण करते हैं। अब ये तो है प्राथमिक श्वसन अंग है, ये किस में सम्मिलित होता है, ऊपरी, ये जो ऊपर का भाग है ना, ये ऊपर वाला यहाँ तक का जो पार्ट है, ये श्वास नली से ऊपर का जो पार्ट है, ये किस में सम्मिलित होता है, ये सम्मिलित होता है आपका ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर सम्मिलित होता है। अब ऊपरी श्वसन तंत्र है उसमें पहला पार्ट हो गया नासिका हो गया, दूसरा जो भाग है वो कौन सा हो गया, इसका मुख। और मुख है, अब जो नासिका है वो तो प्राथमिक श्वसन अंग है और जो मुख है वो कौन सा है, द्वितीय श्वसन अंग है। अब मुख के बाद में आगे जो अब देखते हैं कि क्या मुख और नासिका के द्वारा एक साथ श्वास लिया जाता है। अब क्या किया जाता है कि सबसे ज्यादा तो किसके द्वारा श्वास लेना चाहिए, आपको नाक के द्वारा ही लेना चाहिए, और यदि कुछ परिस्थितियों में किसके द्वारा लिया जाता है, मुख के द्वारा। जो नाक के द्वारा श्वास लिया जाता है उससे जो मुख के द्वारा श्वास लिया जाता है उनसे वो शुद्ध होता है, कौन सा, नासिका वाला। इसका विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे।
ये आगे हो गया आपका ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर। नाक हो गया, नासिका, उसके बाद में आपका मुंह है, और उसके बाद में जो आगे का पार्ट है वो कौन सा है, ग्रिसनी, और ग्रिसनी के बाद में आगे आता है आपका जो लेरिंग्स है वो आता है कंठ के पास में, उसको बोलते हैं लेरिंग्स। ये तो था ऊपरी श्वसन तंत्र में। अब फिर इसके बाद में आपका जो भाग है ये, इसमें आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है, जो निचला श्वसन तंत्र माना जाता है। निचला श्वसन तंत्र है, उसमें एक तो सम्मिलित होता है श्वास नली। ये जो नली है जैसे ग्रास नली होती है उसी प्रकार क्या है, लैरिंग्स के नीचे जो भाग जुड़ा हुआ है वो है श्वास नली। नली के समान जो संरचना है ये है। उसके बाद में श्वास नली है वो क्या होती है, आगे दो प्रकार से विभाजित हो जाती है, दो प्रकार से श्वसनी के अंदर। अब श्वसनी है वो फिर आगे क्या होती है, अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग शाखाओं में विभाजित होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं उसको। अब श्वसनिका है वो फिर आगे जाके कुपिकाओं में विभाजित हो जाती है, और कुपिकाएं क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। अब देखो ये जो श्वसनी और श्वसनिका ये कुपिकाएं ये पूरा क्या बना लेती है, जाल सा बना लेती है। और ये जाल सा है ये पूरा, ये क्या कहलाता है, आपका फेफड़ा होता है। और फेफड़ा कितने पार्ट फेफड़े के, दो, एक तो बायां हो गया और एक कौन सा हो गया, दाएं। ये दो आपका दो फेफड़े होते हैं। और अब जो तीसरा जो भाग बच गया वो श्वसन मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या है, इसके ऊपर लगी होती है, एक तो फेफड़े की जो ऊपर मांसपेशियां, और एक क्या आती है, ये जो आपका है डायफ्राम है, ये पंसली ये मांसपेशियों से बना होता है। और मांसपेशियां क्या ऊपर लगी होती है, इसके ऊपर जो पंसलियां है इसमें भी मांसपेशियां सहायता करती है। ये है आपका श्वसन तंत्र। अब देखते हैं इसमें विस्तार से कि किस प्रकार आपका श्वसन तंत्र कार्य करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ऊपरी श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार की संरचना है। तो ऊपरी श्वसन तंत्र है आपका, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा होता है, नासिका। अब देखते हैं कि नासिका है उसको कौन सा अंग बोलते हैं, पहला श्वसन अंग है, यानी प्राथमिक श्वसन अंग के रूप में माना जाता है इसको। और ये कितना होता है, एक जोड़ी के रूप में होता है, ये सभी को पता, आपको बाहर से दिख रहा है ये। और ये किसमें, नासा द्वार से शुरू होता है, यानी दो प्रकार के छिद्र आपको नाक में दिख रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, नासा द्वार। और जो क्या होता है, एक जोड़ी के रूप में हो गया। अब उसके बाद में ये कहाँ पर खुलता है, आगे नासिका गुहा में। जो पृष्ठ भाग कहाँ से जुड़ा होता है उसका, नासिका गुहा का नासा ग्रिसनी से जुड़ा होता है, जो किस में खुलता है, नासा ग्रिसनी के अंदर। अब देखते हैं नासिका गुहा के अंदर क्या क्या क्रिया होती है। जो नासिका गुहा है आपकी, उसमें महीन बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, बाल। और क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। और जो रक्त पतली झिल्ली है उसमें क्या होता है, रक्त प्रवाह भी होता है इसके अंदर। अब इसके बाद में वहां पर क्या होते हैं, पक्षाभ, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। और साथ में क्या होता है, श्लेष्मी, जो आप संयोग से ये जो पूरे जो नासिका गुहा में पाए जाते हैं, रोम, ये जो झिल्ली है ये, और श्लेष्मा, ये सभी क्या करते हैं, जो हम नासिका के द्वारा जो श्वास लेते हैं उसमें क्या होता है कि श्वास है उसके साथ में आपके अंदर धूलकण चले जाते हैं, परागकण चले जाते हैं, जो फफूंद है वो चली जाती है, उनको वहीं पर रोकने का कार्य ये सभी करते हैं। जो रोम और झिल्ली और ये जो श्लेष्मा है ये वहां पर रोक लेती है, और आगे शुद्ध जो हवा है वो ही आगे जाने देती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नासिका से जो श्वास लिया जाता है वो मुख की तुलना में क्या होता है, अधिक शुद्ध माना जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा श्वास किससे लेना चाहिए, नासिका से, मुख की बजाय। अब जो मुख है वो भी क्या है, द्वितीय श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। मुख आवश्यकता होने पर हम क्या करते हैं, मुख के द्वारा भी श्वास लेते हैं। मुख से लिया गया जो श्वास है वो नासिका से लिए गए श्वास की भांति क्या नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। ये आपका मुख है। उसके बाद में जो प्राथमिक जो आपका ऊपरी श्वसन तंत्र है उसका जो आगे का भाग है वो कौन सा आपका, वो है आपका ग्रिसनी। अब ग्रिसनी है वो कहाँ से जुड़ी होती है, ग्रिसनी जुड़ी होती है आपकी नासिका से। हमने कल जो आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था वहीं पर आपने ग्रिसनी के बारे में पढ़ा। तो ग्रिसनी हमने पढ़ी थी कल कि 3 प्रकार होते हैं इसके। एक तो कहाँ से जुड़ा होता है ग्रिसनी, एक तो ग्रिसनी जुड़ी होती है नासिका से, दूसरी मुख के द्वारा जुड़ी होती है, और तीसरी कौन सी होती है आपकी, अधो या कंठ ग्रिसनी। अब देखते हैं कि ग्रिसनी है वो छोटी और क्या है, पेशियों से बनी एक नालिका जैसी संरचना होती है।
इसमें आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था आपने। तो ये आपको 3 प्रकार बता दिए इसके, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधो या कंठग्रसनी। अब अपने कल भी पढ़ा था एपिग्लोस्टी के बारे में, या घाटी ढक्कन है जो, उसके बारे में पढ़ा था कि घाटी ढक्कन क्या करता है, ये आपको आहार और जो श्वास नली है उसमें स्विच के रूप में कार्य करता है। कैसे, जब हम आहार ग्रहण करते हैं तब क्या करता है, ये श्वास नली के ऊपर आ जाता है और आहार को कहाँ पर भेजता है, भोजन को भोजन नली के अंदर, आहार नली के अंदर भेजने का कार्य करता है। और जब श्वास लेते हैं तो श्वास को श्वास नली में भेजने का कार्य करता है। इस प्रकार ये एपिग्लोस्टिक आपका कार्य करता है, जो किसका बना होता है, जो ऊतकों का बना हुआ एक पल्ले के रूप में बनी हुई संरचना है। अब उसके बाद में जो आगे का पार्ट है वो हम देखते हैं कौन सा है, लैरिंग्स होता है, जो जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का वैसे देखते हैं कि बोलने में भी ये क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करने में भी स्वर यंत्र आपका सहायक होता है। जैसे हम यहाँ पर कंठ के पास में हाथ लगा कर देखते हैं तो आपको उभरा हुआ एक संरचना दिख रही है, ये किसकी है, आपकी लैरिंग्स की होती है ये। अब जो लैरिंग्स है वो कहाँ से जुड़ा होता है, ग्रसनी से, यानी ये आपकी है कंठ ग्रसनी को किससे जोड़ता है, श्वास नली से लैरिंग्स जोड़ता है, जो किससे बना होता है, 9 प्रकार की उपास्थियों से। कितनी उपास्थि होती है इसमें, 9 प्रकार की। अब स्वर यंत्र है ये श्लेष्मा झिल्लियों से बनी हुई संरचना, जिसे क्या हम बोलते हैं, स्वर रज्जु, यानी स्वर यंत्र के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा झिल्लियों से बनी हुई एक संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु। जो स्वर रज्जु है आपका वो क्या उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नाम की संरचना है कि वो आपकी ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होती है। अब हम देखते हैं कि जो आपका लैरिंग्स है वो किस प्रकार की संरचना होती है। इसमें आपको चित्र के माध्यम से दिखा रखा है, ये है आपकी लैरिंग्स की संरचना, ये होता है आपका लैरिंग्स। और ये कहाँ से जुड़ा होता है, आपका ग्रसनी से जुड़ा होता है। और नीचे वाला भाग है वो किससे जुड़ा होता है, आपका श्वास नली से जुड़ा होता है। और अब हम देखते हैं इसमें आगे का जो पार्ट है किसका है, ये आपकी श्वास नली, जो आपको नली के समान संरचना दिख रही है। और कहाँ से जुड़ी होती है, नीचे से किससे जुड़ी होती है, ये नीचे 2 भाग में विभाजित हो गई है जो श्वास नली है, 2 भागों में। अब देखते हैं इसकी संरचना। ये जो आपकी श्वसनी है उसमें किस प्रकार की, श्वास नली है उसमें किस प्रकार की संरचना होती है। अब देखते हैं, ये तो था आपका ऊपरी श्वसन तंत्र। अब निचले श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन सी क्रिया है वो देखते हैं। निचला जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें सम्मिलित होता है, एक तो श्वास नली सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्वास नली के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में श्वास नली के बारे में देखेंगे। जो श्वास नली है वो हमने पढ़ा कि किस प्रकार की संरचना है, एक नली के समान संरचना है जिसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेकिया भी बोलते हैं उसमें उसको। अब ट्रेकिया है वो कितने 5 इंच लंबी एक क्या है, नली के समान संरचना है आपकी, जो पतली और किससे बनी होती है, पेशियों से बनी हुई संरचना होती है। ये कौन सी, ये जो आपकी श्वास नली। अब जो ये श्वास नली है वो इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। आपको जो श्वास नली है इसमें किस आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो किससे बने होते हैं, उपास्थि छल्ले, यानी उपास्थियों से बने हुए छल्ले हैं वो किसमें पाए जाते हैं, श्वास नली में। जो आपको क्या करते हैं, इस छल्लों का कार्य क्या है, यानी इस प्रकार आप हाथ को ऐसे करते हो, सी आकार, यानी सी आकार के छल्ले होते हैं। और इसमें क्या है कार्य इसका होता है कि ये आपस में चिपकने से रोकते हैं, किसको, श्वास नली को। यानी श्वास नली को चिपकने से कौन रोकता है, ये सी आकार के जो छल्ले उपास्थियों से बने होते हैं ये रोकते हैं। और श्वास को गर्दन से वक्ष तल पहुंचाने का कार्य कौन करती है, आपकी ये सब श्वास नली करती है। और आगे जाकर कितने भागों में विभाजित हो जाती है, आपकी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और 2 भागों में जब विभाजित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं उसको। अब श्वसनी है यानी श्वास नली आगे कितने भागों में विभाजित हुई, 2 भागों में। जैसे ही वो 2 भागों में विभाजित होती है तो एक तो दायां भाग होगा और दूसरा कौन सा होगा, बायां होगा। जो दायां होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वो आगे जाके संरचना बनाती है एक जाल जैसी संरचना, वो जाता है दायां फेफड़ा। और बायां वाला है वो कौन सा होगा, बायां फेफड़ा। अब देखते हैं आगे की संरचना। अब है ये जो श्वसनी है आपकी, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं श्वसनी को। अब
अब देखते हैं इसमें संरचना। श्वास नली ये कितने भागों में विभाजित हुई? 2 भागों में, एक तो दाएं भाग में और दूसरी बायां भाग में। जैसे ही दाएं भाग में विभाजित हुई श्वास नली, इसको हमने क्या बोला? दाईं श्वसनी। और जो बायां भाग में विभाजित हुई इसको क्या बोला हमने? बाईं श्वसनी। अब ये जो दाईं और बाईं श्वसनी है ये अपने अपने फेफड़ों में क्या करती है? प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है। फिर प्राथमिक श्वसनी किसमें होती है? द्वितीयक श्वसनी में। और द्वितीयक श्वसनी वो किसमें विभाजित हो जाती है? आपके आगे तृतीयक श्वसनी में। अब जो तृतीयक श्वसनी है वो फिर क्या करती है? आगे जाकर अनेक शाखाओं का निर्माण करती है। और वो नली जो छोटी छोटी नली के समान संरचना होगी वो कौन सी होगी? आपकी श्वसनिका, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल। अब देखते हैं श्वसनी के बाद की आगे की संरचना आपकी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में श्वसनिका बोलते हैं उसको। ये जो श्वसनी है यानी श्वसनिका है आपकी, वो विभक्त होती है तथा जाल यानी ये देखते हैं किससे बनी संरचना है? ये तृतीयक श्वसनी से बनी संरचना है जो आगे जाकर विभाजक होकर किसमें बनाती है? जालनुमा संरचना बना लेती है, जो दाईं और बाईं ओर जो विभाजित होती है। दाईं ओर की जो हमने पढ़ा कि दाईं ओर का हुआ उसको दाएं फेफड़ा बोल दिया, और बाईं ओर की थी उसको हमने क्या बोला था? बायां फेफड़ा। अब जो श्वसनिका है वो छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो आगे किसका निर्माण किससे जुड़ी होती है? आगे कुपिकाओं से। अब जो आपकी जो कुपिकाएं हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान आगे रक्त के द्वारा, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आपका कुपिकाओं के द्वारा। और कुपिकाओं आगे कहाँ पर विभाजित होती है? केशिकाओं द्वारा जुड़ी होती है, जो आगे फिर आपकी जो नलिकाएं होती है, रुधिर नलिकाएं, उनसे जुड़ जाती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार आपकी श्वसनी और श्वसनिकाएं किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार की संरचना है इसकी। हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये क्या है? श्वास नली थी। श्वास नली आगे कहाँ पर विभाजित हुई? 2 भागों में, एक तो एक दायां और एक बायां, 2 भाग विभाजित हो गया, दायां और बायां। उस दाएं और बाएं भाग को क्या बोला आपने? श्वसनी बोला, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई है वो भी आगे शाखाओं के रूप में विभाजित होती है, अलग अलग, बाएं में अलग और दाएं में अलग। ये देखो, इसको हमने क्या बोला? श्वसनिका। अब श्वसनिका है वो फिर आगे अनेक शाखाएं बनाती है, और उसको हमने क्या बोला? वो किससे जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है आपके आगे कुपिकाओं के द्वारा। और कुपिकाओं के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। कुपिकाओं को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं उसको। अब देखते हैं कि कुपिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है। अब देखते हैं कुपिका। तो क्या होता है कुपिकाओं में? ये जो आपकी कुपिकाएं हैं इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एल्वियोलाई। श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर, यानी श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर कौन सी संरचना होती है? कुपिकाएं। और इसका कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है इसके द्वारा, रक्त के साथ में विनिमय किसके द्वारा होता है? कुपिकाओं के द्वारा। कुपिकाएं हैं वो आगे अपना पार्ट किससे जुड़ा होता है? इसका श्वसनिकाओं से। और एक पार्ट किससे जुड़ा होता है? इसका जुड़ा होता है रक्त जो वाहिनियां हैं उसमें, केशिकाओं के माध्यम से। अब है आपका जो मेन पार्ट है श्वसन का, वो कौन सा? आपका फेफड़ा। श्वसन का जो मेन पार्ट है वो कौन सा माना जाता है? फेफड़ा। उसको क्या बोलते हैं? फेफड़े भी बोला जाता है, फुफ्फुस भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? लंग्स। आज के जो दौर में जो आपका कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, वो क्या है कि इस फेफड़े पर ही अटैक करता है। अब देखते हैं कि इस फेफड़ा है वो किस प्रकार की संरचना है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं इसमें मनुष्य में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। ये कितने जोड़ी के रूप में? एक जोड़ी। यानी एक जोड़ी कोई भी चीज़ है उसमें क्या कितनी चीज़ आती है? 2 आती है। तो मनुष्य में ये कितना है? एक जोड़ी के रूप में लचीला और कोमल हल्के गुलाबी रंग का होता है ये। यानी मनुष्य में ये लचीला होता है, ये कोमल होता है अत्यंत, और हल्के गुलाबी रंग के रूप में होता है ये। और कहाँ पर स्थित होता है? आपका जो वक्ष स्थल है, हृदय है, हृदय के पास में वक्ष स्थल पर पाया जाता है ये। वक्ष स्थल के दाएं और बाएं साइड में होता है, यानी बीच में आपका वक्ष स्थल हो गया, और उसके दाएं साइड में और बाएं साइड में ये मध्य पट के ठीक ऊपर की ओर होता है ये। कौन सा? आपका फेफड़ा। अब फेफड़े में कौन सी किस प्रकार की संरचना है? फेफड़े के अंदर क्या क्या होती है? फेफड़े में असंख्य आपकी श्वास नलियां होती है, कुपिकाएं होती है,
रक्त वाहिनियां होती है, लसिका वाहिनियां होती है और अनेक प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। क्या क्या होता है फेफड़े के अंदर, हमने पीछे पढ़ा, ये हमने पूरी प्रोसेस पीछे पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि आपका जो श्वास नली है वो आगे किस में विभाजित होती है, श्वास नली है वो आगे श्वसनी में विभाजित होती है, और श्वसनी है वो दो भागों में विभाजित होकर एक तो दाएं भाग में विभाजित हुई और एक हुई बाएं भाग में, और फिर वो श्वसनी भी आगे श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। इस प्रकार जो श्वसनिका और कुपिकाएं ये सभी मिलकर एक जाल सा बना लेती है, दाएं भाग में अलग बनाती है और बाएं भाग में अलग। तो दाएं भाग में बनाती है उसको दाएं फेफड़ा बोल दिया, और बाएं भाग में उसको क्या बोला, बायां फेफड़ा। अब क्या होता है कि इस लास्ट में जो इसमें पार्ट होता है इसका, जो कुपिकाएं जो श्वसनिकाओं से जुड़ी होती है, वो कुपिकाएं आगे क्या करती है, केशिकाओं के माध्यम में। केशिका क्या होती है, कोशिका अलग होती है और केशिका अलग होती है। केशिका है वो क्या होती है, आगे आपकी जो पतली सी एक नली के रूप में होती है, पतली नली के रूप में, जो किससे जुड़ी होती है, रक्त वाहिनियों के द्वारा, और वहां से वो क्या करती है, रक्त के माध्यम से जो रक्त के अंदर CO2 बनी उसको अंदर लाती है फेफड़े में, और जो O2 है ऑक्सीजन वो आपके अंदर ले लेती है। ये प्रोसेस होती है इसमें। तो हमने क्या पढ़ा कि दायां फेफड़ा अलग होता है और बायां फेफड़ा अलग होता है। अब जो दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े में क्या होता है, लंबाई में तो होता है छोटा, और चौड़ाई में क्या होता है, चौड़ा अधिक होता है। ये कौन सा दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से क्या होता है, होता तो लंबाई में तो छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। और देखो क्या होती है इसमें, पुरुषों के जो फेफड़े हैं, यानी पुरुष है उसके फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से क्या होते हैं, भारी होते हैं थोड़े। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो बाएं फेफड़े में 4 खंड होते हैं, बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, 4 खंड होंगे, और दाएं फेफड़े में कितने खंड होंगे, 3 खंड। अब इसके बाद में देखते हैं ये जो खंड 2 खंड और 3 खंडों में विभाजित हुआ, ये करते आगे क्या करते हैं, वो आगे विभाजित होकर अनेक खंडों में विभाजित हो जाते हैं ये, और फिर आगे क्या करते हैं, अनेक प्रकार की नालिकाएं जैसे श्वास नली, कुपिकाएं, और उसके बाद में आगे केशिकाएं, फिर आपकी शिरा, धमनी, ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं, इनके माध्यम से जुड़ के ये पूरा आपका जाल जैसी पूरी संरचना बनाती है, और ये पूरा आपका क्या होता है, फेफड़ा। अब इसमें क्या है कि 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है प्रत्येक फेफड़े के अंदर। कितनी कुपिकाएं पाई जाती है आपकी, 30 मिलियन के लगभग प्रत्येक फेफड़े में कुपिकाएं पाई जाती है, जो आगे छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में आगे जुड़ी होती है, किसके आगे, श्वसनिकाओं के आगे। अब देखते हैं आगे। अब जो आपकी कुपिकाएं हैं वो क्या है कि कोशिकाओं से जुड़ी होती है, तो रुधिर को क्या करती है, रुधिर से गैसों के विनिमय में सहायता करती है। यानी आपकी जो कुपिकाएं हैं कहां से जुड़ी हुई थी, श्वसनिकाओं से, और श्वसनिकाओं से कुपिका जब जुड़ी उसके आगे फिर आगे का जो पार्ट है वो किससे जुड़ा होता है, केशिकाओं से, और केशिका सूक्ष्म नली की जैसी संरचना होती है जो आगे रुधिर नलिकाओं की जुड़ी होती है और गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। ये थी आपकी निचले श्वसन तंत्र की प्रोसेस, जिसमें कौन कौन सा पार्ट था, श्वास नली थी, श्वसनिका थी, और जो श्वसनी थी, और क्या थी इसके अंदर, कुपिकाएं और केशिकाएं, ये सभी फेफड़े। मेन अंग कौन सा हुआ आपका, फेफड़ा। अब जो तीसरा जो पार्ट बचता है श्वसन तंत्र का, वो कौन सा बचता है आपका, वो होता है आपका श्वसन मांसपेशियां। क्या होता है श्वसन मांसपेशियों में, श्वसन, अब आपके जो फेफड़े हैं उसको सांस लेने या छोड़ने के लिए, यानी ये प्रोसेस, ये तो आपकी संरचना तो बता दी आपको, लेकिन अब जो श्वास की क्रिया है वो होती किस प्रकार है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बिजली के जो यंत्र चलते हैं वो तो क्या है, बिजली के द्वारा चलते हैं, लेकिन जो हमारा जो पूरा शरीर है वो एक क्या है, तंत्र के रूप में है, एक जो मशीन बोल सकते हैं हम, मशीन के रूप में है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। अब इसमें देखते हैं कि मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां, उनका कार्य क्या है, जो आपका श्वसन तंत्र का तीसरा पार्ट बचता है। फेफड़ों से श्वास लेने और छोड़ने के लिए कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है आपको, और वो ही क्या कहलाती है, आपकी श्वसन मांसपेशियां। अब श्वसन के लिए जो मुख्य रूप से, यानी श्वसन के लिए मुख्य रूप से आपका उत्तरदायी कौन होता है, डायफ्राम होता है, वही होता है, मध्यपट बोलते हैं उसको। डायफ्राम के द्वारा ही आपकी श्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है देखते हैं। मध्यपट यानी डायफ्राम के संकुचन से वायु
नासिका के द्वारा अंदर फेफड़ों के अंदर आ जाती है, और स्तलन होता है तब क्या होता है, उस बाहर निकलती है। क्या होती है ये क्रिया? आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम की जो क्रिया है वो क्या होती है कि डायफ्राम जब ये आपका डायफ्राम संकुचन होता है, इसका संकुचन के समय क्या होता है, आपकी जो वायु है O2 है, ऑक्सीजन, वो अंदर आती है आपके फेफड़े के अंदर, और जब इसका स्तलन होता है तब क्या होता है, CO2 है वो बाहर निकलती है। किसके माध्यम से? डायफ्राम जब ये क्रिया अपनी करती है, स्तलन और जो संकुचन की क्रिया। अब उसके बाद में देखते हैं जो पंसली है, पंसली में भी विशेष प्रकार की मांसपेशियां जो डायफ्राम के संकुलन और स्तलन में मदद करती है। यानी जो आपके फेफड़े के ऊपर जो पंसलियां लगी होती है वो क्या करती है, उसमें भी कुछ मांसपेशियां होती है जो डायफ्राम के संकुचन और स्तलन में क्या करती है, मदद करती है। अब देखते हैं इसमें चित्र के माध्यम से आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी क्रिया देख देते हैं किसकी, कि जो श्वसन है आपका वो दो प्रकार की स्तर माने गए। श्वसन के दो स्तर कौन से मानेंगे? ये तो ऊपर, ये तो यहाँ तक तो आपने पूरा श्वसन की तंत्र है उसमें पढ़ दिया। कौन 3 पार्ट थे इसके, कौन कौन से? पहला तो था आपका ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा कौन सा था आपका, श्वसन मांसपेशियां। अब ये तो थी आपका श्वसन तंत्र। अब देखते हैं कि श्वसन की जो क्रिया है वो दो प्रकार से कैसे संपन्न होती है। 2 स्तर है इसके। कौन से स्तर? 2। अब तो एक तो हम बोलते हैं इसको बाह्य श्वसन, क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन, और दूसरा कौन सा आपका, आंतरिक श्वसन। यदि आपको सीधा पूछ लिया जाए कि श्वसन के स्तर कितने होते हैं, तो 2 स्तर, एक बाह्य श्वसन और एक क्या होता है, आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन जो आपने पढ़ा था ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र के बीच तक तो जो प्रोसेस थी वो किस में आती है, आपकी बाह्य श्वसन तंत्र में। अब उसके बाद का जो आगे का जो भाग है, आगे जो श्वसन जाता है आपकी रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, वो जो क्रियाएं होती है वो किस में होती है, आंतरिक श्वसन में। क्या होता है बाह्य श्वसन? कि जो आपकी कुप्पिकाएं और केशिकाओं के में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण ही ये जो बाह्य श्वसन ये होता है। यानी बाहर से जो श्वसन की क्रिया होती है जो आपके श्वसन तंत्र से, वो कौन सी किस में आती है, बाह्य श्वसन में। यानी कुप्पिकाओं और केशिकाओं, केशिकाओं जो किससे जुड़ी होती है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, जो और किससे, कुप्पिकाओं से। यानी कुप्पिकाओं और केशिकाओं के में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण कौन सी क्रिया होती है, बाह्य श्वसन की। अब देखते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन उससे आगे का पार्ट, जो श्वास जो आपकी रुधिर वाहिकाओं के में संपन्न होता है, या रुधिर कोशिकाओं के मान सकते हैं, या ऊतकों के मध्य। यानी आंतरिक श्वसन क्या होता है, केशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य विसरण के कारण जो होता है वो कौन सा होता है, आपका आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन तो कुप्पिकाओं और केशिकाओं के मध्य जो रक्त के मध्य जो गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है, और आंतरिक श्वसन केशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य जो विसरण के माध्यम से संपन्न होता है। ये थी आपकी श्वसन की क्रियाएं। अब शॉर्ट के रूप में थोड़े से और देख लेते हैं, पूरी प्रक्रिया दोबारा से देखते हैं कि किस प्रकार आपने पढ़ा था, कौन कौन सी क्रियाएं थी इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या पढ़ा आपने, पहला अंग नासिका, दूसरा कौन सा पढ़ा, मुख। नासिका तो थी प्राथमिक श्वसन अंग, और दूसरा कौन सा था, दूसरा जो अंग है वो कौन सा था, आपका मुख। नासिका से जो लिया गया श्वास है वो शुद्ध होता है, और मुख से जो श्वास लेते हैं वो नासिका की तुलना में क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है। तीसरा पार्ट आपका कौन सा है, ग्रसनी। चौथा कौन सा हो गया, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, जो किसमें सहायता करते हैं, साथ में जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं, उसमें सहायता करता है ये तो था आपका ऊपरी श्वसन तंत्र का पार्ट। उसके बाद में निचले श्वसन तंत्र में, निचले श्वसन तंत्र में कौन सा था, एक तो श्वास नलिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया, और दूसरा कौन सा है, श्वसनी जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और तीसरा जो है आपका कौन सा है, जो है आपका श्वसनिका जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। और उसके बाद में जो चौथा है वो कौन सा है, आपका कुप्पिका और केशिका। उसके बाद में आपकी रुधिर नलिकाओं के द्वारा रुधिर के अंदर क्रिया श्वसन की होती है ये। अब जो आपका यहाँ से जो श्वसनिका है आपकी,
ये जो आपकी श्वसनिक, ये जो आपका कौन सा है, श्वसनी से लेकर ये जो आगे की जो केशिका तक की यानी कुपिकाओं तक की जो क्रियाएं हैं, ये सभी मिलकर एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम, फेफड़ा। यानी ये जो श्वसनीय दो भागों में विभाजित, श्वास नली दो भागों में विभाजित हो गई, एक तो दायां और एक बायां। जो दायां भाग में विभाजित तो इसको दायां फेफड़ा बोल दिया, और बाएं भाग में विभाजित तो इसको क्या बोल दिया आपने, बायां फेफड़ा। अब जो तीसरा जो आपका भाग बच गया वो कौन सा था, श्वसन मांसपेशी। श्वसन मांसपेशी के अंदर कौन सा होता है, मुख्य रूप से डायफ्राम या जिसको क्या बोलते हैं, मध्य पट। और कुछ श्वास मांसपेशियां हैं वो किस पर पाई जाती है, जो आपकी पंसलियां हैं जो फेफड़े के ऊपर पाई जाती है। ये पूरी क्रिया, आपकी पूरी प्रक्रिया है वो श्वसन तंत्र के अंदर होती है। ये आपका श्वसन तंत्र का पूरा जो प्रोसेस है ये इसके अंदर संपन्न होती है। किस प्रकार आपने पढ़ा, यहाँ तक का जो पार्ट है वो किसमें पढ़ा आपने, ऊपरी श्वसन तंत्र में, और उसके बाद में आपने निचले श्वसन तंत्र के अंदर, और फिर जो ये आपका जो मध्य पट बचा ये किसमें पढ़ा हुआ आपने, जो श्वसन मांसपेशियों के अंदर। ये जो आपका मध्य पट है यही पूरी मेन श्वसन की क्रियाएं संपन्न करता है। ये स्थलन के द्वारा, ये स्थलन यानी ये फैलता है पहले और ये सिकुड़ता है। जब ये फैलता है तो बाहर निकल जाती है, और जब सिकुड़ता है वापिस है तब क्या है, अंदर जो आपकी जो वायु है O2 ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है। ये क्रिया पूरी आपकी इसके अंदर संपन्न होती है। धन्यवाद। यदि आपको ये जो पार्ट है श्वसन तंत्र का ये आपको यदि समझ में आया है तो आप लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।